कैसे एसआईआर ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, कैसे नायडू ने बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन। जानेंगे बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद क्या सुस्त हुई एनडीए सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हिंसा का मामला, हिरासत में लिए गए 5 आरोपी, 9 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। जस्टिस वर्मा ने महाभियोग को दी थी चुनौती। जस्टिस वर्मा के घर से मिले थे नोटों के जले बंडल। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। हिरासत के आधार बताने में देरी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। 12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर जारी की अधिसूचना। अप्रैल से सितंबर तक घरों की होगी गिनती। 2027 में की जाएगी आबादी की गणना। और शेयर बाजार में गिरावट, 780 अंकों की गिरावट के साथ 84,180 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 263 अंकों की गिरावट के साथ 25,876 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में अगले 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर के घर और ऑफिस पर ईडी ने छापेमारी की, जिससे सियासत में उफान आ गया। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर साजिश के आरोप लगाए। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए। तो क्या है पूरा मामला? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी एंट्री हो गई है। टीएमसी की तरफ से तो पहले से ही ये दावे किए जा रहे थे कि जल्दी ही सीबीआई और ईडी के छापे शुरू होने वाले हैं, और जो दावे टीएमसी की तरफ से हो रहे थे वो अब सच भी हो गए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीएमसी से जुड़ी आईपैक के ऑफिस और उनके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज भी हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी आईपैक को सौंपी गई है। ऐसे में ईडी की छापे की खबर ने सियासी बवाल मचा दिया है। एक तरफ ईडी की छापेमारी चल रही थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर भी सीएम के आने से पहले प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गए। ममता प्रतीक के घर में गईं और बाहर निकली तो उनके हाथ में एक फाइल थी। वो बाद में आईपैक के ऑफिस भी गईं। ईडी की छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हमारे चुनावी रणनीति और डेटा को लूट रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको जो सीटें मिलनी थी वो भी नहीं मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी, मुझे माफ करें, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप में हमसे लड़ने की ताकत नहीं है तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ऐसा करने से आपकी सीटें घटकर 0 हो जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे शरारती गृह मंत्री का हाथ है, जो देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। वो हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैं बंगाल पुलिस से बीजेपी कार्यालय में छापा पड़वा दूं तो क्या होगा। सीएम बनर्जी ने ईडी की फॉरेंसिक टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही और इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जबरन घुसने और आपराधिक धमकी देने के आरोप ईडी अधिकारियों पर लगाए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बंगाल पुलिस ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके जवाब में ईडी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता पर सबूत मिटाने के आरोप लगाए और कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ईडी के काम में हस्तक्षेप किया है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होगी और इस बीच आईपैक भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के छापे ने राज्य की सियासत में गर्माहट को और तेज कर दिया है। 17 जनवरी को पीएम मोदी कलकत्ता आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये कार्यक्रम सरकारी है। ममता बनर्जी को भी न्योता दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जिस तरह से खटास केंद्र और राज्य के बीच बढ़ती जा रही है उसका असर दिखना तय माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम का बहिष्कार जरूर कर सकती हैं। सीएम ममता ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला है तो कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की है, जो 45 दिनों तक चलेगा। 8 जनवरी को इस संग्राम का पहला दिन रहा, जिस दौरान कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिला और मोदी सरकार के फैसले पर कई सवाल उठे। तो और क्या कुछ हुआ कांग्रेस के अभियान में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मनरेगा योजना को खत्म करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और सवालों की बौछार कर रहा है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है और अब कांग्रेस ने सरकार की इस टेंशन को दोगुना कर दिया है।
दरअसल विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जो 8 जनवरी से शुरू हुआ और 25 जनवरी तक चलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट रायपुर पहुंचे और राजीव भवन में आयोजित बैठक में पायलट ने प्रदेश भर में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की समीक्षा की। तो वहीं इंदौर में जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब इन गरीब मजदूरों से उनका हक भी छीनना चाहती है। इसके अलावा राजस्थान के नारायण सिंह सर्किल स्थित और हमारी महात्मा गांधी की, इसलिए हमने महात्मा गांधी का नाम दिया था। यूपीए सरकार के समय राइट टू वर्क यानी काम का अधिकार दिया गया था, उसे इन्होंने खत्म कर दिया। तो वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का मकसद मनरेगा योजना को खत्म करना है, नाम बदलना महज नाटक है, असल नियत गरीब के पेट पर लात मारना है। क्या अब दिल्ली से तय होगा कि राजस्थान को कितना फंड मिलेगा और मजदूर क्या काम करेंगे? मुख्यमंत्री खुद सरपंच रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये व्यवस्था ग्रामीणों के लिए आफत बनेगी। राज्य सरकार के पास पेंशन, दवा, किताबों का पैसा नहीं है, वो मनरेगा का अतिरिक्त 40% बोझ कैसे उठाएगी? कांग्रेस के देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत ने बीजेपी में खलबली मचा दी। कांग्रेस के इस अभियान से बीजेपी टेंशन में है, तो टेंशन में यूपी की योगी सरकार भी नजर आ रही है। यूपी की मतदाता सूची से 2,89,00,000 नाम काट दिए गए और इससे बीजेपी के लिए बड़े खतरे की घंटी बज गई है। इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने से बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अब योगी सरकार ने कमर कस ली है। तो क्या है योगी सरकार की तैयारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश भर में चल रहे एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पहले से ही मोर्चा खोला हुआ था और अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर बीजेपी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। एसआईआर के तहत यूपी की मतदाता सूची से 2,89,00,000 नाम काट दिए गए हैं, जिससे बीजेपी परेशान है। इतने बड़े पैमाने पर वोटरों का नाम कटना बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, जिसको लेकर यूपी की योगी सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। इसी क्रम में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर तत्काल बैठक की और नाम कटने पर चिंता जताई। इसके साथ ही नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले 3.5 करोड़ से ज्यादा वास्तविक मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को साफ कर दिया है कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 नए मतदाताओं के नाम जुड़वाएं। एक सीनियर बीजेपी नेता ने कहा, हर बूथ पर 200 मतदाताओं के लक्ष्य के मुताबिक पार्टी नेताओं को 3.5 करोड़ से अधिक वास्तविक मतदाताओं को पंजीकृत करने को कहा गया है। इनमें नए युवा मतदाता, दस्तावेजों की कमी या मतदाता सूची में गलती की वजह से हटाए गए नाम और अनट्रेसेबल तथा अनमैप्ड मतदाता शामिल है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि हम दिल्ली जैसे राज्यों में रह रहे यूपी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो अपना नाम वापस यूपी की वोटर लिस्ट में जुड़वाएं, क्योंकि दिल्ली में अगले 3 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है, इसलिए वो 2027 के यूपी चुनावों के लिए यहाँ पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को इतने बड़े पैमाने पर नाम जुड़वाने का लक्ष्य क्यों रखना पड़ा। तो बीजेपी के इस कदम को आगामी चुनावों में अपने मतदाता आधार को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए पार्टी जमीनी स्तर पर पकड़ और मजबूत करेगी। यूपी की योगी सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है, तो संकट में इस वक्त केंद्र सरकार भी है, क्योंकि सीएम नायडू के दिल्ली दौरे ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मोदी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कैसे नायडू ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक बार फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, साथ ही सरकार के फैसलों को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की। उन्होंने सरकार के हालिया फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें यूपीए सरकार की तरफ से लाई गई मनरेगा योजना की जगह वीबी जीरामजी योजना लाई गई है। नायडू ने इस योजना के वित्तीय प्रावधानों को लेकर गृह मंत्री से बातचीत के दौरान अपनी चिंताएं रखी। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जीरामजी कर दिया और साथ ही ये प्रावधान भी जोड़ा है कि अब ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार देने में राज्यों को पहले के 10% की तुलना में अब 40% का वित्तीय भार उठाना होगा। यही वजह है कि नायडू ने इस पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष तो पहले ही इस योजना पर सवाल उठा रहा है और अब बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगियों में एक टीडीपी ने भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। इसके अलावा नायडू ने इस मुलाकात में अपने प्रदेश के लिए भी बड़ी डिमांड रखी है। नायडू ने कहा कि संसद में एक विधेयक लाकर अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर अमरावती को विधानसभा में औपचारिक रूप से मान्यता मिल जाएगी तो इसका विकास रफ्तार पकड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा।
दरअसल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया था, लेकिन अब इसकी समय सीमा को खत्म हुए 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। ऐसे में नायडू ने शाह से अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी का कानूनी दर्जा देने की मांग की है। नायडू के दिल्ली दौरे ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है, तो मुश्किल में सीएम नीतीश कुमार भी हैं। बिहार में नीतीश कुमार की भले ही सत्ता में वापसी हो गई हो, लेकिन जो हालात राज्य में दिखाई दे रही हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार के अपने ही मंत्री नीतीश को सीएम नहीं मानते। बिहार सरकार के मंत्रियों ने नीतीश के आदेश को अनदेखा कर दिया है, जिससे नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार की पकड़ कितनी मजबूत है, ये उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिखा दिया और तमाम आनाकानी के बाद आखिरकार बीजेपी ने नीतीश को दोबारा बिहार का सीएम बना दिया। लेकिन अब उनके खिलाफ मानो उनके अपने ही मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया हो। सरकार में नीतीश कुमार के आदेश की अनदेखी हो रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने अपने सभी मंत्रियों को आदेश दे दिया था कि वो सोमवार से शुक्रवार तक अपने कार्यालय में बैठे और आम जनता की समस्याओं को सुने। उन्होंने सभी मंत्रियों को प्रदेश में जनता दरबार लगाने का आदेश दिया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के इस आदेश का मंत्री पालन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेता तो दूर, जेडीयू नेता भी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मौजूद नहीं है। न सिर्फ जेडीयू ऑफिस खाली है, बल्कि जिन कमरों में जनता दरबार लगता था उनमें भी ताला लटका हुआ है। जेडीयू ऑफिस में अब भी वही लिस्ट टंगी हुई है जो पुराने मंत्रियों की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश के आदेश के बावजूद सरकार इतनी सुस्त क्यों पड़ी हुई है, मंत्री उनका आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं। इसके पीछे व्यक्तिगत कारण है या बिहार की सियासत में कोई नई खिचड़ी पक रही है, क्योंकि दही चूड़ा भोज का सिलसिला जल्द ही शुरू होने वाला है और इस दौरान अक्सर ही बिहार में सियासी उथल पुथल देखी जाती है। वैसे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि बिहार में आखिर कब वो सरकार बनेगी जो जनता के लिए जमीनी स्तर पर काम करे, जो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे। बिहार की सियासत को लेकर चर्चा जोरों पर है, तो सुर्खियों में उद्धव ठाकरे का बयान भी बना हुआ है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया है, जिससे राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की नींव भी हिल गई है। तो क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के शोर के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति पर करारा हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भले ही इस समय महाराष्ट्र पर मराठी नेता राज कर रहे हैं, लेकिन उनके मालिक दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। ये गुलाम के बच्चे हैं। आज के शासक फडणवीस मुंबई कर नहीं है। उद्धव ठाकरे के तंज के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महायुति पर हमला बोलते हुए कहा कि आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पर संकट है। आज ये हमारे अस्तित्व का सवाल नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के तमाम समाज के अस्तित्व का सवाल है। अगर अब भी हम एकजुट होकर मुकाबला नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र हमें माफ नहीं करेगा। फडणवीस को भ्रष्टाचार की बात तो नहीं करनी चाहिए। एक समय फडणवीस तो अजित पवार के खिलाफ बैलगाड़ी ले गए थे। उन्होंने कहा था कि वो उनके भ्रष्टाचार के सबूत लेकर आ रहे हैं। उनका क्या हुआ? अब वो कहते हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है। अरे तो फिर उन्हें वो सबूत दे दो। ये कुछ ऐसा है कि अपना छुपा कर रखना और दूसरों का उचक कर देखना। अब ये इस लेवल तक आ गए हैं कि एक बार अपनी गिरेबान में झांक कर देखो तो क्या चल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जिसके कारण महायुति में बवाल मचा हुआ है। राज्य सरकार को अभी से हार का डर सताने लगा है। इस बीच राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने महायुति को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र को बचाना है तो हमें एकता दिखानी ही होगी। राजनीतिक दल और मत अलग हो सकते हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र हमारा है। अगर हम आपस में अलग अलग चूल्हे जलाते रहे तो महाराष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतें इस पर अपनी रोटी सेककर फायदा उठा लेंगी। अब देखना ये होगा कि ठाकरे ब्रदर्स के इस तंज पर महायुति की कोई सफाई आती है या नहीं। ठाकरे ब्रदर्स ने एनडीए को चेतावनी दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें पेश की गई। कुत्तों को लेकर शुरू हुई चर्चा बिल्ली और चूहों तक पहुंच गई। लोगों की सुरक्षा को लेकर इस सुनवाई को काफी अहम माना जा रहा है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले पर लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कुत्तों के व्यवहार पर चर्चा हुई। जस्टिस नाथ ने इस दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कुत्ते इंसानों के भीतर का डर पहचान लेते हैं और इसलिए वो हमला करते हैं या काटते हैं। जब कुत्तों के पक्ष में दलील दे रहे एक वकील ने इस बात पर असहमति जताई तो जस्टिस नाथ ने दो टूक शब्दों में कहा, अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं अपने निजी अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। याचिकाकर्ता के वकील ने राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि नगर पालिकाओं के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। वकील ने कहा,
देश में केवल 5 सरकारी शेल्टर होम्स हैं, जिनमें से हर एक की क्षमता मात्र 100 कुत्तों की है। राज्यों ने ये नहीं बताया कि वो कितने शेल्टर्स चला रहे हैं। हमें भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। एनिमल वेलफेयर की तरफ से सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाने या शेल्टर होम भेजने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर गलियों से कुत्ते हटा दिए गए तो शहरों में चूहों की आबादी बेतहाशा बढ़ जाएगी। इस पर कोर्ट ने चुटकी लेते हुए पूछा, तो क्या चूहों को रोकने के लिए अब हम बिल्लियां ले आएं? जैसा आप जानते हैं कि पिछले 7 महीनों में इस मुद्दे पर 6 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल्स, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजा जाए। इस मामले पर शुक्रवार 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि सुनवाई में कोर्ट इस समस्या के स्थायी समाधान और शेल्टर होम की व्यवस्था पर कड़े निर्देश दे सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।